वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 1 मार्च 2025 और 1 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। प्राणी मित्र एवं दीव जया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो ऑल एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो पूरी गजब तरीके की क्लास मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारतीय सेना ने किस स्थान पर जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो बेत द्वारका, गुजरात। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे के सहयोग से। काली फंड किस वैश्विक सम्मेलन में लॉन्च किया गया? तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 16 में। भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहले संयुक्त मेगा न्यूकॉम यूलो समारोह का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पहली EFIR किस माध्यम से दर्ज की? ईमेल के माध्यम से। और छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसके सहयोग से लॉन्च की गई? तो ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और आपको पता है लगभग फरवरी महीना कंप्लीट हो चुका है। तो आपके लिए फरवरी मंथ की क्लास आज शाम को मिल जाएगी। फरवरी मंथ की क्लास आज शाम को मिल जाएगी। तैयार रहना। लगभग हो सकता है 3 या 4 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी। पूरे फरवरी मंथ का निचोड़ अपने पढ़ेंगे और जस्ट अभी 10 बजे आपको मिलने जा रही है। 10 बजे आपको मिलेगी। 16 से लेकर 28 फरवरी तक अपने 15 दिनों का करंट पढ़ लेते हैं और शाम को आपको मिलेगी पूरे फरवरी मंथ की क्लास। क्योंकि आज 1 मार्च हो गया, क्योंकि फरवरी मंथ का महीना कंप्लीट हो गया ना, तो इसलिए आपको पूरे मंथ की क्लास शाम को मिल जाएगी। और ये अपनी 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिलती है। और फरवरी मंथ की PDF भी मिलेगी, फरवरी मंथ का टेस्ट भी मिलेगा और फरवरी मंथ की क्लास आपको शाम को मिल जाएगी। तो ज़बरदस्त तरीके से तैयार रहना। शाम को करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। DRDO और भारतीय नौसेना ने पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASMSR का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में नौसेना एंटीशिप मिसाइल है, जिसमें DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। तो ये किया गया एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। कहाँ से? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से इस एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा। देखो, DRDO और भारतीय नौसेना ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में से पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये चांदीपुर, ध्यान रखना कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है ये। इस मिसाइल ने समुद्र स्कीमिंग मोड में एक छोटे जहाज के लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया है। यानी कि इन्होंने एक परीक्षण किया है, एक छोटे जहाज को उस एक छोटे जहाज पर एक लक्ष्य बनाकर उस पर प्रहार किया है। इसने स्वदेशी इमेजिंग, इंफ्रारेड सीकर और उच्च बैंड विड्थ 2 तरफा डेंटालिक सिस्टम्स का भी प्रदर्शन किया है। लगभग आपको इतना ही आएगा। ये दोनों पॉइंट, पहला और दूसरा, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा NSMSR, तो ये है नौसेना एंटीशिप मिसाइल, जिसका पहली बार परीक्षण किया है DRDO और नौसेना ने। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने किस हवाई अड्डे पर
उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। ये लीजिए भी अपने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री राम मोहन नायडू, उन्होंने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो ये किया है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इससे हवाई अड्डा पहला जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यात्री कैफे है उसका उद्घाटन हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता के अंदर, और ये अब दूसरा उड़ान यात्री कैफे है जिसका चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया, जो इस पहल के तहत में दूसरा कैफे है। पहला मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। इससे पहले पहला उड़ान यात्री कैफे 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसके 100वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शुरू किया गया। तो इसमें क्या है? उड़ान यात्री का मतलब इसमें क्या है? एक उड़ान यात्री कैफे है, उसके तहत क्या है? कोई भी भोजन ऑर्डर करना हो, कोई शिकायत ऑर्डर करनी हो, कोई दिक्कत आ जाए तो सब एक ही मतलब इस पहल से एक ही सब कुछ कार्य सब कुछ हो जाएगा। तो ये पहले की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर, और अब दूसरा कहाँ पर खोल दिया? तो ये खोल दिया चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखो, भारत सरकार द्वारा डिजिटल शासन और सार्वजनिक सेवा की पहुंच को सुलभ बनाने की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये क्या करेगा? ये आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को आसान बनाना है। यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जितनी भी सेवाएं हैं उनको नागरिकों तक इनकी पहुंच को आसान तरीके से बनाना। तो इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया। नासा का लूनर ट्रेलब्लेजर किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? ये लीजिए भी नासा के द्वारा एक और परीक्षण किया जा चुका है। तो नासा का जो लूनर ट्रेलब्लेजर है वो किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, चंद्रमा पर जल संसाधनों को मैप करने के लिए। इसलिए चंद्रमा पर जल संसाधनों को मैप करने के लिए नासा का लूनर ट्रेलब्लेजर विकसित किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बस चंद्रमा पर लगे हुए हैं सारे के सारे। तो नासा का लूनर ट्रेलब्लेजर एक छोटा उपग्रह है जिसे चंद्रमा पर जल संसाधनों को मैप करने के लिए विकसित किया गया। एक छोटा उपग्रह है नासा का, ये क्या कर रहा है? ये चंद्रमा पर जल संसाधनों को मैप करने के लिए विकसित किया गया। इसे 26 फरवरी को स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसके जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इसके अंदर इस ट्रेलर ब्लेजर में दो प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण हैं। एक तो है HVM3 हाई रेजोल्यूशन वोलेटाइल्स एंड मिनरल्स मून पेपर, और दूसरा है LTM लूनर थर्मल मैपर। तो ये दो इसके अंदर वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा उपग्रह है जो चंद्रमा पर जल संसाधनों को मैप करने के लिए विकसित किया गया। हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया है? इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग संस्थाओं व श्रेणियों को पुरस्कार मिला है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया? विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया है? विज्ञान भवन नई दिल्ली। देखो, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, इसने 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है। अब इतना याद रखना भी, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। अब देखो पहला पॉइंट, प्राणी मित्र जो पुरस्कार है ना, ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है व्यक्तियों को, और लगभग 4 संगठनों को प्रदान किया गया है। तो व्यक्ति अलग है और संगठन अलग है। तो 5 श्रेणियों में कौन कौन से? पहला है एडवोकेसी व्यक्तिगत श्रेणी। इसके अंदर विजेता रहे थे श्री अखिल जैन, कहाँ के? रायपुर छत्तीसगढ़ के।
ये अखिल जैन है, रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं, एडवोकेसी व्यक्तिगत श्रेणी में। उसके बाद नवोन्मेषी विचार व्यक्तिगत श्रेणी में इसके विजेता रहे थे श्री रमेश भाई, वेलजी भाई, रूपारेलिया। ये हैं स्थान गोंडल गुजरात के, इनको दिया गया। 3 नंबर पे है जीवंत पर्यंत पशु सेवा व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता रहे थे हर नारायण सोनी, जो राजस्थान के ओशिया जोधपुर से संबंधित है। ये पॉइंट नोट कर लेना, राजस्थान से संबंधित हर नारायण सोनी। 4 नंबर पे है पशु कल्याण संगठन, इसके विजेता रहे श्री 1008 श्री राम रतन दास जी, वैष्णव गो सेवा समिति है, उसको दिया गया। ये कहाँ की है? ग्राहधाम मुरैना मध्य प्रदेश। और 5 नंबर पे है कॉरपोरेट PSU या सरकारी निकाय या सहकारी संस्थाएं, इसके विजेता राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट है, जामनगर गुजरात, उसको अवार्ड दिया गया। तो ये 5 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार है दिया गया है। इसके अलावा और भी हैं। जीव दया पुरस्कार उन व्यक्तियों और उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने पशु संरक्षण और दयालु व्यवहार को बढ़ावा देने में सराहनीय कार्य किया है। यानी कि पशुओं के अंदर किसी व्यक्ति को दया आ रही है, उसको व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है, तो उसको भी अलग अलग से पुरस्कार दिया गया, सराहनीय कार्य किया है। तो इसके अंदर देखो पुरस्कार में, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता रही थी सुश्री निशा सुब्रमण्यम कुंजू, जो मुंबई महाराष्ट्र की। पशु कल्याण संगठन में इसके अंदर विजेता भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र, ये है कच्छ गुजरात के। इसके अलावा विद्यालय संस्थान या शिक्षक बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के विजेता रहे थे मास्टर चैतन्य M सक्सेना, जो जयपुर राजस्थान से है, ये नोट कर लेना। और विद्यालय संस्थान शिक्षक बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु है, इसके विजेता मास्टर आदिशाह, ये स्थान है मुंबई महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये ना अलग अलग मतलब संगठन है, ये अलग संगठन है, इसको भी दिया गया, ये भी दिया गया। तो ये विजेता है मास्टर आदिशाह और स्थान है मुंबई महाराष्ट्र से। तो ये इतनी सारी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर, ये सारे के सारे नोट कर लेना। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये लीजिए भी आपके सामने नई नियुक्ति आ चुकी है और बन गए 11वें, सेबी के 11वें नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कौन है? तुहिन कांत पांडे। कौन बनने जा रहे हैं? तुहिन कांत पांडे, ये सेबी के 11वें अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और आज ये 1 मार्च से अपना पद ग्रहण करेंगे। तो भारत के वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों का इनका कार्यकाल। वह माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और उनका 28 फरवरी 2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, यानी कि कल समाप्त हो गया। और आज 1 मार्च से तुहिन कांत पांडे हैं, जो भारत के वित्त सचिव हैं, वो अब सेबी के 11वें अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मंत्रालय की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मंत्रालय की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया? तो ये किया है किस मंत्रालय में? रक्षा मंत्रालय। नाम से ही पता चल रहा है भी रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। देखो, तो अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया है। तो द्विवार्षिक है हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण। यह कार्यक्रम 27 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक के अंदर आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य है कि सशस्त्र बलों के सैनिकों की देशभक्ति, शौर्य और बलिदान को उजागर करना और सरकारी नीतियों को हिंदी में प्रस्तुत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। सशक्त भारत। तेलंगाना सरकार ने किस कक्षा के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य किया है? ये लीजिए भी, अब तेलंगाना सरकार ने कह दिया कि हम तो तेलुगु जो विषय है अपनी, उस विषय को अनिवार्य करेंगे और ये कर दिया कक्षा 9 के लिए। किसके लिए कर दिया? कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया। तो तेलंगाना सरकार ने सभी CBSE, ICSE, IB और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया। अब इसने
तेलंगाना सरकार कर दिया। और ये नोट कर लेना एक बात, पंजाब की सरकार ने भी राज्य के सभी स्कूलों में, चाहे वह किसी भी शिक्षा बोर्ड से हो संबंध हो, और पंजाबी को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। तेलंगाना ने तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया और पंजाब की सरकार ने पंजाबी विषय को मुख्य रूप से अनिवार्य कर दिया है। तो दोनों के दोनों पॉइंट नोट कर लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों के रूप में सबसे टॉप स्थान पर है, यानी कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा आपसे पूछे तो वो है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2 नंबर पे है मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भव्य श्रद्धांजलि दी गई थी और उन्हें 2019 के अंदर मोदी जी द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसको? नानाजी देशमुख को। और उनकी अभी 15वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, और लगभग आपको मैंने फर्स्ट ग्रेड जो बुक रिवीजन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। कल ही मैंने खेल परिदृश्य का आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, तो ये ज्वाइन कर लेना। और ये भी आपके लिए स्कूल व्याख्याता के लिए भी मैं आपको ग्रुप सी का पेपर जल्द ही करवाने वाला हूँ। पिछले वीडियो क्वेश्चन, मोहन बागान सुपर जायंट ने भारतीय सुपर लीग विनर शील्ड 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया? तो ये रहा ओडिशा AFC को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, इसका जवाब देना है। अब देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? वो था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच विस्तारित भी किया जाता है? वो है अनुच्छेद 270 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर अगर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की। ये पॉइंट नोट कर लेना फर्स्ट ग्रेड वालों, ये टपकेगा पक्का ही कि अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पर अगर कोई निर्णय लेगा तो वो किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट डोज देखो, भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया था? किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है और शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो ये नेक्स्ट डोज का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी URO की करंट अफेयर्स की बुक ये बाजार के अंदर आ चुकी है, ये मंगवा सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा ये मिशन 1.0 है, ये आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान इस पर आपको करवाया जा रहा है। इसके अलावा अपनी जो भारत और राजस्थान स्पेशल करंट टेस्ट सीरीज चल रही है, ये जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, इनके लिए भी अलग से अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ले सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए भी भारत राजस्थान ऑनलाइन टॉप से टॉप क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, ये रिवीजन क्लास तो आपको दी जा रही है और ये है आपके लिए 2024-25 के लिए डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको टेस्ट मिलता ही मिलता है। तो गजब तरीके को पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।